अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 10 और मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, तकरीबन एक सदी कबल समंदर में डूबने वाले द्योहेकल टाइटैनिक जहाज के रैक या मलबे को देखने के लिए एक इंतहाई महंगा और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टूरिज्म पिछले दिनों देखा गया, जिसमें महज चंद घंटों की एडवेंचर या मुसाफत के लिए ओशियन गेट नामी कंपनी को फी कस $25,000 इन टर्म ऑफ पाकिस्तानी रुपये अगर बात करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ से जायद की अदायगी की गई। इस एडवेंचर पर जाने वाले और जाकर कभी ना वापस आने वाले 5 मुसाफिर कौन थे, पहले जरा इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। ओशियन गेट कंपनी का मालिक और सीईओ स्टॉकटन रश, जो कि पेशे के लिहाज से एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुका है, उसने 2009 में डीप सी एक्सपीडिशन के लिए एशियन गेट नामी कंपनी बनाई थी। पहला अगर इसके पायलट या कैप्टन कहें वो इसमें था। फिर सेकंड नंबर पर 58 यानी 58 साला ब्रिटिश अरबपति हमेश हार्डिंग, जो कि एक बहुत बड़े एडवेंचरर रहे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, 3 रिकॉर्ड्स होल्डर्स हैं वो। तीसरे जो इसके मुसाफिर थे वो फ्रेंच नेवी के साबिक कमांडर 77 साला पॉल हेनरी। ये खुद तकरीबन 33 मरतबा टाइटैनिक के रैक को विजिट कर चुके हैं और टाइटैनिक की अंडर वाटर सर्च के डायरेक्टर भी रहे हैं। चौथे और पांचवें जो 2 लोग थे वो पाकिस्तानी, ब्रिटिश निजात पाकिस्तानी, बरतानवी निजात पाकिस्तानी जनाब शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, शहजादा दाऊद जो कि वाइस चेयरमैन रहे एंग्रो कॉरपोरेशन के, मल्टी बिलियनर पाकिस्तान की एक कंपनी, और उनके 19 साला बेटे भी उनके साथ इस सफ़र में, जो कि अब हमेशा के लिए एक सफ़र ही हो गया, कभी जो है ये बेचारे लौट कर वापस नहीं आएंगे, ये सब इसमें शामिल थे। इस आगे बढ़ने से पहले ज़रा ओशियन गेट के फ्लीट के ऊपर नज़र डाल देते हैं कि ओशियन गेट के जो फ्लीट है इसमें टाइटन समेत ओशियन गेट के पास 3 सबमर्सिबल हैं। एंटीपोर्ट्स जो कि तकरीबन 304 मीटर गहराई तक जा सकती है, ओनली 304 मीटर गहराई समंदर के अंदर ये जा सकती है नीचे। सेकंड नंबर पे आती है साइक्लॉप्स जो कि 500 मीटर गहराई तक जाती है, और लास्ट अगर बात करें टाइटन की जो कि 4000 मीटर गहराई तक जा सकती है। 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर गहराई की अगर बात कर लें इन टर्म ऑफ अगर इसकी बात करते हैं आप। लिहाजा टाइटैनिक के मलबे तक जाने के लिए सिर्फ एक टाइटन ही वाहिद सोर्स था, कम से कम ओशियन गेट के हवाले से बात करें इनके पास जो था, और इसी को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो टाइटैनिक का मलबा समंदर के अंदर तकरीबन 3810 मीटर गहराई के अंदर मौजूद है, और 18 जून को इस गहराई में जाने के लिए सबमर्सिबल टाइटन को 2 से 2.5 घंटे का वक्त दरकार था। मैं जो बार बार सबमर्सिबल कह रहा हूं, पहले जरा इसको देखते हैं कि एक सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या फ़र्क है, क्योंकि लोग इसको थोड़ा सा मिक्स भी करते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं। सबसे पहले जो सबमरीन होती है, आबदोज़ जो होती है, इसकी अपनी पावर होती है, ये पानी के अंदर खुद जा सकती है, ऑपरेट करके पानी के अंदर से खुद वापस भी आ सकती है। इसके बरक्स जो सबमर्सिबल होती है, इसको पानी के अंदर जाने के लिए यानी लॉन्च करने के लिए एक सपोर्ट शिप की ज़रूरत होती है, और बाहर आने के लिए कम्युनिकेशन के लिए भी एक सपोर्ट शिप की ज़रूरत होती है। और इस जो टाइटन सबमर्सिबल है, इसके केस में जो सपोर्ट शिप था वो पोलर प्रिंस था, जो कि सतह समंदर के ऊपर फ्लोट कर रहा था। शाम 4 ये सफ़र जो शुरू हुआ 18 जून को, शेड्यूल के मुताबिक टाइटन को हर 15 मिनट बाद अपने सपोर्ट शिप को एक मैसेज जो है वो भेजना था, सिग्नल भेजना था। अभी ये सबमर्सिबल पानी में उतरे सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट ही हुआ था। टाइटन पानी में उतरा और 1 घंटा 45 मिनट बाद इसका जो है वो राब्ता सपोर्ट शिप से टूट गया, और शाम 4:30 पर सबमर्सिबल को अपना टूर मुकम्मल कर वापस आना था। जो शेड्यूल था तकरीबन 4:30 बजे इसको वापस ऊपर पहुंचना था, लेकिन इसका कोई निशान ना मिल सका। 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इत्तला दी गई, और फिर उसके बाद तलाश शुरू हुई। वो तलाश जो कि 4 दिन तवील मल्टीनेशनल सर्च साबित हुई। इस सर्च में हवाई जहाज, शिप्स और रोबोट ऑपरेटेड व्हीकल्स इस्तेमाल हुए, और सब जानना चाहते थे, पूरी दुनिया, क्योंकि मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी और पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि टाइटन के साथ
हुआ क्या, इसमें सवार जो लोग थे वो जिंदा हैं या नहीं, और हैं तो कहां हैं। टाइटन जिस जगह गायब हुई ये इलाका अटलांटिक ओशन में कनाडा के करीब का हिस्सा है और कैनेडियन आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 6000 किलोमीटर दूरी पर है। लगभग इसी जगह समंदर की तह में टाइटन का मलबा भी मौजूद है। 6000 मीटर ये दूरी पे था और एग्जैक्ट उसी तरफ जो है वो नीचे समंदर की तह के अंदर जो है वो टाइटैनिक का मलबा भी मौजूद था। तो इस सफ़र के दौरान टाइटन को हर 15 मिनट बाद, जैसे मैंने बताया कि अपने सपोर्ट शिप को एक सिग्नल भेजना था, ये भेज रहा था, लेकिन 11:15 पर यह कम्युनिकेशन बंद हो गया, राब्ता टूट गया। 4:30 तक इंतज़ार किया गया कि हो सकता है कि टाइटन जो है वो आज खुद ऊपर वापस आ जाए। इसमें कुछ एक सिस्टम था जो बिलिट्स थी जिनकी वजह से एक वज़न था, इसमें पानी का वज़न था और ये नीचे था। इस बिलिट्स को इनसे निकाल कर और ये ऊपर आ सकता था, लेकिन ये भी ऐसा भी ना हुआ, ये भी वापस ऊपर ना आया। उसके बाद मुश्किल ये थी कि इसके अंदर सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई थी। यानी अगर मुसाफिरों को जिंदा बचा भी लिया जाता, सबसे पहले तो ये था कि उनकी जिंदा तलाश के लिए सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिन का टाइम था, और अगर ये ऊपर आ भी जाते, अज खुद ये ऊपर भी आ भी जाते तो इनका बचना नामुमकिन था, क्योंकि 25,000 मीटर का जो एरिया है उसके ऊपर ये सर्च ऑपरेशन जारी था और इसके अंदर से खोलने का कोई इसमें सिस्टम नहीं था। यानी टाइटन को ऊपर आने के बाद भी अंदर से नहीं खोला जा सकता था, इसको खोलना और बंद करने का सिस्टम बाहर से ही मौजूद था। यानी अगर ये ऊपर भी आ जाता उसके बाद भी ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर ख़त्म हो जाती, जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर्स हो सकता था यकीनी तौर से जो इस वक्त चीज़ें देखी गई। अब इसकी जो तलाश में जहाज़ गए उनमें सोनार टेक्नोलॉजी भी थी और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स के ज़रिए इसकी तलाश जारी रखी गई और ऑपरेशन के तीसरे दिन कुछ बैंगिंग नॉइस जो है वो इन सोनार्स को मिली, कुछ खटखटाने ऐसी आवाज़ें जैसे दरवाजे को खटखटाया जा रहा है। और ये उस वक्त हुआ कि शायद कुछ उम्मीद है, कोई आस है, कोई सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली नेक्स्ट दिन यानी 22 जून को एक आरओवी को ओशन फ्लोर पर कुछ मलबा जो है वो दिखाई दिया। यानी वो जो रिमोट ऑपरेटेड वहाँ पर व्हीकल्स थे उनको ओशन फ्लोर पर समंदर की सतह के ऊपर कुछ मलबा दिखाई दिया जो टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से तकरीबन 490 मीटर दूर था, जिसने तस्दीक की कि टाइटन सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो चुका है। इसमें सवार तमाम अफराद पलक झपकते ही हलाक हो गए। बाद अज़ां यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे किया कि ये सुनाई दी गई जो बैंगिंग नॉइस थी, आवाज़ें थी, इनका इस टाइटन सबमर्सिबल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो गई। जी हाँ, दो चीज़ें, एक होता है एक्सप्लोड होना, जैसे कि चीज़ का फटना जिसमें कुव्वत अंदर से बाहर जाती है जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और एक चीज़ होती है इम्प्लोड होना जहां से दबाव बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये इम्प्लोड हो गई, ये वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी जो कि समंदर के अंदर था। और उसमें बहुत बड़ी वजह जो है वो इसकी साख्त, जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया, इसकी बॉडी जो है वो कार्बन फाइबर से बनाई गई थी, जबकि कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनली जो सबमरीन और सबमर्सिबल जो बनाई जाती है उनकी बॉडी स्टील, टाइटेनियम या एल्युमिनियम से बनाई जाती है। तो कार्बन फाइबर का डिज़ाइन एक तजुर्बाती डिज़ाइन था। 12,500 फीट की गहराई में कार्बन फाइबर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या रिएक्शन होगा उस दबाव का जो कि तकरीबन सतह समंदर से 400 गुना जायद है, इसको कभी टेस्ट नहीं किया गया था और इसके ऊपर कोई तहकीक भी नहीं हुई थी। तो अब इस हादसे से डीप सी एक्सपीडिशन और से जुड़ी जो हिफाजती इक़दाम हैं इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान उठ गए हैं। बात थोड़ी तवील हो गई लेकिन ज़रूरी थी पूरा इसको एक्सप्लेन करना, और इसी हवाले से मज़ीद हम जान। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल अहमद सईद रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थोड़ी सी लंबी बात हो गई लेकिन ज़रूरी था लोगों को बताना। इस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि यूरोप और अमेरिका में टेक्नोलॉजी जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर है, वहाँ कवानीन की इतनी खुल्ला खिलाफ वर्जी क्यों की गई? क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी इसको देखने वाली? सर जी,
इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपको मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। और आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने इसका इंट्रो दिया है। तो आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि इतने एडवांस लेवल कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे मैकेनिज़्म बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे ये हादसा कैसे हुआ। तो पहली बात तो ये मैं शुरू से ही कह दूं कि ये एक मैन मेड डिज़ास्टर आप मेरी नज़र में है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने के लायक हैं। और उसमें एक पहलू जो भी आपने सवाल किया पहला, जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व थी, जिनका ये फ़र्ज़ था कि इस चीज़ को देखते, उन्होंने कई जगहों पे इसको ओवरलुक किया। लाइक अमेरिका में इसमें सबमर्सिबल सेफ्टी के हवाले से 1993 का एक रूल है उसके अंदर, लेकिन उसकी एप्लीकेशन के ऊपर ये स्टॉकटन रश जो है, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत हाई लेवल के ये एक इंजीनियर थे। तो इन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली उसको उसके जो कवायद व ज़वाबित थे उनके अंदर लूप होल्स निकाल के तो उन्होंने अपने आप को उसमें से किया। जी हाँ, ठीक। तो ये तो इसमें एक इनकी एक सोसाइटी भी है। जी 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 जी, प्लीज़ कंटिन्यू। जो इस सेफ्टी से रिलेटेड है, उसने भी 2018 में इनको एक ख़त लिखा, एक मकतूब लिखा, जिसमें इस हवाले से उनसे बातचीत की गई। तो उन्होंने उनकी टीम को बुलवाया और उनको सेटिस्फाई किया कि जो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ ये बहुत सेफ़ हैं। तो अभी ये चीज़ें बहरहाल, जैसे ही इंक्वायरीज अभी दो चल रही हैं, एक कनाडा की कोस्ट गार्ड कर रही है और एक यूएसए की, तो बहुत ज़्यादा और चीज़ें इसमें से निकल के आएंगी। यहाँ तक कहना था कि जनाब, अगर हिफाजती इक़दाम इस तरह से करेंगे तो इट्स बेटर कि इंसान घर से ही ना निकले, ड्राइव भी ना करे, सबसे महफूज है घर में बैठना। वो तो यहाँ तक ले गए थे इस बात को। जी हाँ, वो मेरे ख्याल में दो चीज़ों के दरमियान खेल रहे थे या उसको प्ले कर रहे थे। एक तो ये कि ये चूँकि कमर्शियल वेंचर था, तो जब आप सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसमें काफ़ी जो सरमाया भी लगता है और टाइम भी लगता है। तो उन्होंने इस चीज़ को भी एक मिसाल बनाया था कि ये जो ओवर सेफ्टी है, ये जो नई इजादात हैं उनके रास्ते में ये एक रुकावट है। तो ये भी उन्हीं का एक कहना था। ठीक है। अच्छा, दूसरा सर आगे बढ़ते हैं। ये टाइटन सबमर्सिबल जो है, इसमें कोई लोकेटर तक मौजूद नहीं था। तो ये तो हिफाजती इक़दाम ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ये समझ रहे थे कि ये कभी भी डूबेगा नहीं, ये कभी भी तबाह नहीं होगा। वो टाइटैनिक वाली जो अप्रोच थी वही यहाँ पर अप्रोच रही। जी, जैसे टाइटैनिक के जो डिज़ाइनर थे वो कहते थे इट्स एन अनसिंकेबल डिज़ाइन। तो जो स्टॉकटन रश था, ये कहा करता था टाइटन के बारे में, इट इज़ इनवल्नरेबल डिज़ाइन, कि इसमें सेफ्टी इतनी अच्छी है कि ये ऐसा हो नहीं सकता। तो अब उसका नतीजा आप देखें कि इनवल्नरेबल और अनसिंकेबल दोनों तकरीबन 4000 मीटर पे साइड बाय साइड पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइड बाय साइड पड़े। अच्छा, अब दूसरा ये कि जब ये जो बात की जा रही है, आपके असेसमेंट क्या कहता है? क्योंकि इसका जब कांटेक्ट, क्योंकि ये हादसा फॉर मी, मैं अगर थोड़ा सा इसको एज्यूम करूं तो ये नीचे जाके और वहां पे जाके ये इम्प्लोड हुआ, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि जनाब इसका जब राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ था 1 घंटे 45 मिनट में, शायद तभी इसके साथ कोई हादसा हो गया हो। असल में तो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हर 15 मिनट के बाद इसको अपने जो सपोर्ट शिप है उसके साथ राब्ते में रहना, और उसको एक हम अपनी ज़ुबान में चेक रिपोर्ट कहते हैं कि जस्ट टू इंडिकेट कि आई एम सेफ। तो वो तकरीबन 1 घंटा 15-20 मिनट तक तो वो सेफ रहा। उसकी जो रिपोर्ट्स हैं कम्युनिकेशन की, वो बिल्कुल अच्छी आ रही थी।
लेकिन जब वो तकरीबन 3000 मीटर क्रॉस किया उसने, तो उसके टेल सेक्शन से कुछ क्रैकिंग नॉइज़ आना शुरू हुई। तो जो पहला मैसेज उसका आया उसके अंदर उसने बताया कि कुछ नॉइजेज आ रही हैं, बट ही सेड कि आई विल कंटिन्यू माई डिसेंड। उसके कुछ अरसे बाद उसके अंदर एक RTM सिस्टम था जो रियल टाइम हल मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर भी उसकी रेड लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई, क्योंकि सबमरीन पे जो सेफ्टी रिलेटेड पैनल होता है उसमें ग्रीन और रेड लाइट्स होती हैं, तो वो तमाम सेफ्टी लाइट्स उसकी रेड होना शुरू हो गई। तो ये भी उसने कम्युनिकेट किया कि मेरा इस तरीके से रेड लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई। दैट मीन्स उसके हल में कुछ इश्यूज आना शुरू हो गए थे। बट वो अगर तो फिर उसको सजेस्ट किया, जो उसका सफर जो है वो जारी रखा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब। उनसे हम इस टाइटन के हवाले से बात करें। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को जारी रखें। वेलकम बैक जी। अहमद सईद साहब बात कर रहे थे कि जनाब सिग्नल सारे आ रहे थे उसके पास कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, रेड लाइट्स जो है वो सिस्टम की ऑन हो रही थी, लेकिन उसने सफर जारी रखा। जी हाँ, वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से वो उसको दोबारा रीलोड करना चाह रहे थे। हालांकि शिप ने उनसे ये कहा कि आप अपना सर्विसिंग प्रोसीजर एक्टिवेट कर लें, लेकिन उन्होंने उसको रीबूट किया सिस्टम को और वो दोबारा रेड हो गया। तो फिर उन्होंने दोबारा जब ये देखा तो इसमें तकरीबन उनके 10 से 12 मिनट लग गए। फिर उन्होंने ये सेफ्टी वेट्स होते हैं ये जेटसन किए, लेकिन जब वो किए तो उसमें उनका असेंड रेट जो है वो ठीक नहीं था, इट वाज नॉट एज डिज़ायर्ड। फिर उनके नीचे एक फ्रेम लगा हुआ था जिसको वो उसके जेटसन किया उन्होंने, जो नहीं हो रहा था। 2-3 दफ़ा वो एफर्ट की और आखिर में जब वो जेटसन हो गया तो दैट इज़ द टाइम कि उसके साथ ही इसकी कम्युनिकेशन भी मुनक़ता हो गई। और गुमान ये है कि उसी वक्त उसका ये इम्प्लोजन हुआ है। दैट इज़ 1 hour and 45 minutes जो आपने बात की। और ये क्या गहराई होगी उस वक्त, वो जो इम्प्लोजन हुआ वो क्या गहराई होगी उस वक्त, आप क्या समझते हैं? ये तकरीबन जी, जो टाइटन का मलबा है वो 3800 मीटर पे है। तो चूँकि ये इसकी डेब्रीज जो हैं थोड़े एरियाज़ में फैली हुई हैं, तो इससे गुमान ये है कि तकरीबन ये टाइटन से 150 से 200 मीटर शॉर्ट कहीं थी जब ये इसका इम्प्लोजन हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो दबाव था, जो बात की जा रही थी इसके कार्बन फाइबर के हवाले से इसके हल के लिए, वो सही है, फिर सही कहा जा रहा है, वो प्रेशर नहीं सह सका जो 400 टाइम्स ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो कार्बन फाइबर है उसका 1 टाइम यूज़ तो अलाउएबल है, लेकिन अगर आप उसको दोबारा इस्तेमाल करें 2-3 दफ़ा, ये चूँकि इसका 5वां ट्रिप था, तो उसमें जो फटीक फैक्टर है वो एक्चुअली दैट केम इन टू प्ले और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। इसीलिए जो आपने इंट्रो में कहा ना कि जो स्पेशल एलॉय है स्टील या टाइटेनियम के, वो फैब्रिकेट इसीलिए किए जाते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी होती है। अच्छा, अब एक सवाल और दूसरी जी आपने 2 पॉइंट और किए थे, मैं उनको भी थोड़ा सा टच कर लूं। जो आपने कहा कि इसमें लोकेटर नहीं था, बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक इसका डिज़ाइन फ्लॉ था। और दूसरी बात कि ये इसमें जो पैसेंजर्स को अंदर बिठाने के बाद इसको बाहर से बोल्टेड कर दिया जाता था, और ये भी इसका बहुत बड़ा एक डिज़ाइन फ्लॉ था। तो चूंकि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन इन्होंने नहीं कराई, जो कि इसके इंजीनियर ने भी कहा, जो कि इनकी सोसाइटी ने भी कहा, अगर ये वो करवाते किसी इंटरनेशनल सोसाइटी से तो ये तमाम फ्लॉज उस वक्त सामने आ जाते। तो आप समझ रहे हैं कि अब इस हादसे के बाद जो है इसके ऊपर अमल होगा, बदलाव आएगा, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे एडवर्टाइज भी शायद किया गया था अगले टूर के लिए। जी आप सही कह रहे हैं कि ये अभी तकरीबन इस हादसे के बाद एक जमूद आएगा इस इंडस्ट्री के ऊपर, ताकि एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को रीएवैल्यूएट करें। ये तकरीबन 2000 में जब रशियन सबमरीन कर्क्स का एक हादसा हुआ था जिसमें कि काफ़ी जानें ज़ाया हुई थी, तो उसके बाद से पूरी दुनिया में जो सबमरीनिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई थी।
तो इस इंडस्ट्री में बिकॉज ये भी एक ऐसी है कि जिसमें आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और इसके बाद चेंजेस और सर जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा कि खुदा ना खास्ता अगर ये ऐसा कुछ एडवेंचर किसी पाकिस्तानी ने या पाकिस्तान ने किया होता तो बात तो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स तक पहुँच जाती, दुनिया तो वहाँ तक ले जाती उसको खींच के। जी, ये बदकिस्मती है कि हमारे साथ इस तरह के अगर कोई सिलसिला होता तो इसके ज़ाहिर बहुत दूरस नताइज की तरफ देखा जाता। आपकी बात सही है, लेकिन सेफ्टी मेरे ख्याल में हर एक मुल्क में हर जगह पे एक ही तरह से देखी जानी चाहिए। अगर कहा तो उसके लेसन्स इट इज़ फॉर एवरीबडी और हर एक को उसको देख के अकॉर्डिंगली इसको चेंजेस लानी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब और टाइटन के हवाले से जो कुछ भी हुआ और उस पर उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन और इस वक्त जो दुनिया भर से रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो हमने आपके साथ शेयर की। प्रोग्राम में एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इंतहाई अहम मसला आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये बात है सिंध और पंजाब की सरहदों पर बॉर्डर पर जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर जो इस वक्त जराइम पेशा सरगर्मियाँ वहाँ पे डाकुओं के खिलाफ बहुत अरसे से ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन ये चीज़ भी हम देख रहे हैं कि जनाब मुख्तलिफ वारदातें अगवा बराए तावान की मुल्क के तूल और से लोगों को बुला कर ट्रैप करके उसमें कई एक केसेस तो हनी ट्रैप के आए हैं जिसमें लड़कियों की आवाज़ में जो है वो दोस्तियाँ की जाती हैं और उनको वहाँ पर बुला के उनको अगवा कर लिया जाता है तावान के लिए। और एक केस जो है वो हालिया केस पिंडी का एक रिहायशी अरशद मुगल जो कि गाड़ी टैक्सी ड्राइवर है और उसने फेसबुक पर एक ऐड देखा एक सस्ती गाड़ी की खरीदारी का और वो राब्ता करके वहाँ पर गया और उस पूरे ट्रैप के अंदर फंस गया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसके साथ। वो गरीब जो है अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है क्योंकि तावान ना मिलने पर उसको कत्ल कर दिया गया और बहुत बहिमाना कत्ल उसका हुआ। उनके भाई इस वक्त इशरत महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। इशरत महमूद से हम इस तमाम मामले के ऊपर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ पर मामले को इतने एक्सट्रीम लेवल के मामले को रोका जा सकता था, उसमें कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी लेकिन नहीं हुई। जी बहुत शुक्रिया इशरत महमूद आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि हुआ क्या था, ये पूरा वाक़या इसका पस मंज़र में मुझे बताइएगा। जी हुआ ऐसे था, मैं 25 तारीख को मेरे भाई अरशद महबूब जो ना इन्होंने मोबाइल पे ऐड देखा था गाड़ी का ना, सस्ती गाड़ी का ऐड देखा था इन्होंने। क्या कहीं फेसबुक वगैरह पे देखा था, कहाँ देखा था? जी फेसबुक पे ना। अच्छा, तो वो गाड़ी का ऐड देखा था इन्होंने, वो 2016 मॉडल गाड़ी थी, 9 लाख रुपए उसके लिखा हुआ था, उसके मोबाइल मेंशन था। तो ये 5-7 दिनों से उनके साथ भाई की बातचीत होती रहती कि भतीजा मुझे बता रहा था कि ये, लेकिन हमें वो बता के नहीं गए कि ये गाड़ी सादकाबाद में है ना, कच्चे के इलाके में। इतवार की रात को वो चले गए और सोमवार को वहां पहुंचे 26 को ये वहां पहुंचे, यानी कि 10 साढ़े 10 का टाइम होगा, 11 साढ़े 11 में इनका मोबाइल ऑफ हो गया ना। और 6:30 बजे शाम को हमें किडनैपर की कॉल आती है। वो सिस्टर और मेरा भतीजा था, उनको ना तो भाई के साथ 2 सेकंड बात कराते हैं कि मैं अगवा हो गया हूँ। अच्छा, उसके बाद वो फिर अगवाकार बात करते हैं, उन्होंने 2 करोड़ रुपया मुतालबा किया कि 2 करोड़ रुपया दें, इसको छोड़ देंगे वरना इसको ना शूट कर देंगे। तो उसके बाद ज़्यादा बात है, कोई भी भाई सुने, बहन सुने और बेटा सुने तो उनके हालात को क्या आप समझ सकते हैं, कैफियत कैसी होगी। तो हमारे घर में तो परेशानी का आलम था। फिर हम जनाब चलेंगे थाना रेस कोर्स, हमारा लगता है टेंज बाटा की तरफ, हम वहाँ चलेंगे। वहाँ पर SHO साहब नहीं थे, फिर वो कुछ टाइम के बाद आए तो फिर उनको हमने, हमारे वकील हैं मलिक साहब, वो भी हमारे साथ थे। फिर SHO साहब से बातचीत हुई हमारी, जैसे उन्होंने कच्चे और सादकाबाद का सुना, फिर उन्होंने हमारी दरखास्त लेने से इनकार दिया। उनके जी आप सादकाबाद हैं। मैंने कहा यार हम रिहायशी हैं यहाँ पिंडी कैंट के टेंज बाटा के, और जाए हम सादकाबाद में, वो तो अल्लाह ना करे कोई 100 मामला तो उसे फर्स्ट एड तो हमें मिलनी चाहिए ना अपने थाने से। थाना यानी कि रियासत तो हम यहाँ हैं और किडनैपर की कॉलें भी हमें यहाँ पे आ रही है ना, जी मुगलाबाद टेंच में, वो सादकाबाद में तो नहीं आ रही ना। वो कहते हैं जी वो अपनी मर्जी से गए, हम पर्चा FIR आपकी दर्ज नहीं करेंगे, आप वहाँ जाएं। फिर हमने उस दरखास्त की, वकील साहब ने हमारे साथ ही थे वो, कि आप इस पर टैग लगा के हमें दे दें, हम सुबह RPO SP साहब के पास जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें मुतलका काम ने मना कर दिया, हम आपकी FIR नहीं दर्ज कर सकते। अच्छा, हुक्काम ने मना कर दिया कि FIR ना काटी जाए? हाँ, ये वो उन्होंने उस वक्त वो ये वर्ड यूज किया था। हाँ,
ये तो हम नहीं पता उनको क्या मसालत थी या क्या उनके मामला थे, क्योंकि हमने अली जो तो उनका तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर साहब थे, शाह साहब थे, उनको हमने ये जो रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी हमने उनको बता दी थी, जो बातचीत भाई की हो रही, जहाँ भाई गया वो भी हमने। फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपने भतीजे अपने भाई को रात को 3-3:30 बजे इनको पंजाब में रवाना कर दिया। मैं कहा यार ये तो मामलात इस तरह, इनको तो परवाह नहीं है, हमें तो अपने भाई की जिंदगी की फिक्र थी। हाल के तो हमने जो नंबर आया था, जो व्हाट्सएप पे भी आया था, जो हमें कॉल आई थी, वो भी हमने इसको पुलिस को दिया था इसको, लेकिन इन्होंने नहीं उस वक्त हमारे साथ तामुन नहीं किया। फिर भाई वहाँ चले गए, वहाँ भी आपको पता है जब यानी कि ये मंगल को पहुंचे ना, 12-14 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद वहाँ पहुंचे मंगल को 3-4 बजे करीब वहाँ पहुंचे। फिर वहाँ थाने में गोटकी में वो गए, वहाँ मेरे ख्याल है सचिव साहब से उन्होंने उनके पास गए, वहाँ से उन्होंने दरख्वास्त दी। वो उन्होंने कहा जी आप क्या साथ ले गए हैं? कहा वो कैसे ऐसे मुंह उठा के आप आ गए, क्योंकि जो तरीकाकार होता है उन्होंने ये उस थाने ने हमें बताया, अब हमें नहीं पता कि अलग अलग थाने की क्या कानून है। अच्छा। क्योंकि कहते रहते ना कि जब हम तलका थाने से टैग लगवा के आते तो हमारे पास प्रूफ होता कि आपकी पिंडी से लड़के यानी कि वहाँ होके आया या यहाँ पे किस काम के लिए आया था, एक प्रोसेस होता है। बहरहाल उन्होंने ऐसे ने जो फोटो निकाली, जो सत्ताबाद का पेट्रोल पंप में दुबई होटल के साथ ना, वहाँ भाई उतरे थे और मोटरसाइकिल पे बैठ के चले गए थे। वो उन्होंने तस्वीर फोटो भी वो लिए और वहाँ से जनाब मच थाने में वो FIR लॉन्च होगी। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप चले जाएं, जो कोई अपडेट होगी हम इन्फॉर्म करेंगे आपको। और ये बुध का दिन हो गया था और ईद वाले दिन हमें फिर खबर मिली है कि भाई की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, ये इत्तला मिली हमें, डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी उनकी। उसके बाद पुलिस ने कोई राब्ता किया आपसे कि नहीं किया? ये सब सारी चीजें हो गई। हाँ, ये रहीम खान में डेड बॉडी पड़ी थी ना, तो भाई के बाजू के साथ कोई शापर बांधा हुआ था ना, तो उसमें नंबर 2 लिखे हुए थे ना। अच्छा। तो ये मच थाने में नुमाई पे जो ना रहीम खान से वो थाने से फिर वो क्योंकि भाई तो उधर ही था, उन्होंने वो व्हाट्सएप वो की तस्वीर भी यार ये अपनी इसको आप देखें, आपके भाई की है। ठीक। हाँ जी। यानी जो उस मकतूल पे गुजरी, जो दर्द तकलीफ और जो ज़ाहिर है कि उसकी जान गई, वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरे 2 दिन के अंदर जिस कर्ब से वो गुजरे होंगे महज इस थानों की हुदूद की जंग के अंदर, ये हमारा मुल्क की जो है ये पुलिस सिस्टम है जिसमें हमेशा बात की जाती है। सियासी जमातें जो कहती हैं कि हम इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, ये पड़ी हैं इस्लाहात उनके सामने। ये देखिए जी कहाँ इस्लाहात है, आप देखें ना हमारा भाई चला गया, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है आपके भाई के साथ, खुद आप लोगों के साथ, और अभी भी जो लोग उनके पास कैद हैं, उनके पास बराए तावान के लिए जिन लोगों को रखे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी खैर के मामलात करे। बहुत बहुत शुक्रिया इशरत महमूद साहब। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP कंदकोट इरफान समू साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये थानों की जंग इस वक्त जो है लोगों की जान लेके जा रही है। एक तरफ आप ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी कार्रवाइयां और ज्यादा तेजी से जा रही हैं। एक बार बराए तावान और नई तावान अदा करें तो लोगों को मारा जा रहा है। समू साहब क्या हो रहा है ये? देखिए, कश्मीर पुलिस पिछले चंद महीनों से मुसलसल ऑपरेशन कर रही है जो कि कच्चा इलाके में मौजूद है। इसमें मैं आपको ये भी ब्रीफ करूं कि कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट है कोई मुकम्मल ये डिस्टर्ब नहीं है, इसके चंद कच्चे के पैकेट से जहाँ पर डाकुओं की मौजूदगी है, जिसकी वजह से हम उनके अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। पिछले चंद महीनों में ही नॉट मोर देन 3 मंथ कोई 15 डाकुएट्स यहाँ पर मारे गए हैं। उसी तरह 8 डाकुएट्स हैं हार्डली क्रिमिनल्स जो कि जख्मी हुए हैं, और अराउंड 1500 मोर देन 1500 जो POs और एब्सकॉन्डर्स हैं वो भी कश्मीर पुलिस ने। अच्छा, अब ये ताज़ा तरीन इत्तलात कुछ आ रही है कि आप लोगों का जो वहाँ पे ऑपरेशन है वो डाकू सरदार तगयानी मेरे ख्याल से वहाँ पे नफरी पहुंची लेकिन वो फरार हो चुका है, और अब लेटेस्ट क्या है इस हवाले से? जी, इसमें यह कि तेगानी गैंग है यहाँ पर जो ऑपरेट करती है गड़ी तेगो और करमपुर के इलाके में, जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर को और डिस्ट्रिक्ट कश्मीर को। पिछले 1 हफ्ते से हम उनके अगेंस्ट तेगानी गैंग के अगेंस्ट ऑपरेट कर रहे थे, जिसके रिएक्शन में उन्होंने हमारे जो 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसमें एक SHO कश्मीर था, उनको उन्होंने ट्रैप करके अपने कस्टडी में रखा, जिसकी वजह से हमने उनकी रिकवरी के लिए जो ऑपरेशन है उसको हमने मजीद हमने तेज कर लिया। और साथ में जो इलाके के जो बासर लोग थे, हमने उनके अगेंस्ट भी ऑपरेट करना शुरू किया, जिस तरह अभी आपने
तेगानी का नाम लिया। तो हम यहाँ पर ना सिर्फ डेकोरेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनके सहूलतकार हैं या उनको जो फैसिलिटेट करते हैं, हम इक्वली उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। और दो चीजें सर, पहले तो ये कि ये जो 40 घंटे गुजर गए और वो SHO जो अगवा हो चुके हैं वो अभी तक, और उनके साथ जो एहलकार थे अभी तक उनको आप बाजियाब नहीं करा सके। फिर दूसरा ये कि तग़यानी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल सियासी बदले उससे लिए जा रहे हैं, क्या उसके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं? तो इनके ऊपर कमेंट कीजिएगा। इसमें ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आपके सामने हमारे पुलिस ऑफिसर जो है अगवा हुए और पुलिस ऑफिसर के अगवा के बाद अगर पुलिस ऑपरेट कर रही है डाकुओं के खिलाफ, तो ये कोई पॉलिटिकल होना ये कोई सवाल पैदा नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि ये गैंग कोई आज की गैंग नहीं है, तेगानी गैंग, जो कि हमारे शिकारपुर और कश्मीर को ऑपरेट कर रही होती है। अगवा बड़ा तावान में भी ये मुलविस होते हैं, डकैती में भी ये मुलविस होते हैं। और इसी वजह से जिस तरह आपको मैंने कहा कि जो हमने तेजी तो पिछले 2 दिन में किए, लेकिन ये ऑपरेशन हमारा पिछले काफी महीनों से चल रहा था। और स्पेसिफिकली ये जो तेगानी गैंग है, ये पिछले 1 हफ्ते से हम स्पेसिफिकली इनके साथ लड़ रहे थे, क्योंकि कुछ मुगलियों की इतला थी जो कि इनके पास था। सहूलतकार कौन है, जरा इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आपने कहा सहूलतकार जो है वो बड़ी रुकावट है, किस तरह के सहूलतकार हैं? आम जनता है, आम आदमी है क्या? जी देखिए, थोड़ा मैं आपको ये बताऊं कि जो कच्चे के डायनामिक्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं पक्के इलाके में ना। अर्बन पुलिसिंग डिफरेंट होती है, अर्बन एरिया डिफरेंट होते हैं। कच्चे के इलाके में क्योंकि वो टेरन इस तरह का होता है, जंगल एरिया होती है, वाटर चैनल्स होता है, उनके पिक्यूलियर जो टोपोग्राफी होती है, विजिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, मूवमेंट के इश्यूज होते हैं। तो डाकू क्योंकि वो तो उनका अपना इलाका है, वो पानी के लोग है, जंगल के लोग है, वो वहाँ पर अपने मोर्चे जो है वो उन्होंने बनाए होते हैं और ये कम निकलते हैं बाहर। तो इनकी जो बाकी कम्युनिकेशन होती है, वो जो बाकी लोकल लोग होते हैं, लोकल लोग में कोई गडेरा भी हो सकता है, लोकल लोग में कोई आम बंदा भी हो सकता है, जो कि इनको उनसे उनको जो उनके समूह साहब, इसका मुस्तकिल हल क्या है? क्या मिलिट्री ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया, पुलिस से मामलात संभल नहीं रहे? पहले वो छोटू गैंग था, उसको पकड़ा, तो फिर ये दूसरी चीजें यहाँ पर आ गई। हल क्या है इसका? देखिए, ये अगर आप माजी में देखें कि सिंध में बहुत सारे इस तरह के डिस्ट्रिक्ट थे जो कि काफी ट्रबल्ड थे, वहाँ पर बड़े मसाइल थे, लेकिन अभी वो वहाँ पर नहीं है। दोज आर वेरी पीसफुल एरियाज नाउ, वो भी सिर्फ पुलिस के एफर्ट्स की वजह से। सिमिलरली कश्मीर में भी जिस तरह आपको मैंने कहा कि कश्मीर तो पूरा का पूरा अफेक्टेड नहीं है, कश्मीर के कच्चे के चंद इलाके हैं जो कि अफेक्टेड है। वो भी अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है, ये बेसिकली ट्राई जंक्शन डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट उसको लगता है, पंजाब लगता है उसको, सूबे बलोचिस्तान लगता है। पंजाब का कोई 38 किलोमीटर जो बॉर्डरिंग एरिया है विद कश्मीर। सिमिलरली 68 किलोमीटर जो इलाका है जो हमें लगता है बलोचिस्तान। नहीं, तो यहाँ पे फिर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, एक मरबूत जामे हिकमत अमली का फुकदान है, ये थानों की हुदूद और सूबों की हुदूद, इनको लेकर। जी, हमारी बिल्कुल क्लोज कोऑर्डिनेशन भी होती है पंजाब के साथ भी और बलोचिस्तान के साथ भी। और मैं आपको यही बताऊं, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि छोटू मगारी माजी में उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, और फिर अभी रिसेंटली भी रहीमा खान राजनपुर के अंदर भी जो ऑपरेशन कच्ची जमाल में और कच्ची कराची में वहाँ पर पंजाब पुलिस ने स्टार्ट किया। तो एक वहाँ से भी एक जो इन्फ्लक्स है जो है वो जो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान समू साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हम दुआगो हैं कि इस वक्त आप इस इलाके को समाज दुश्मन अनासिर से पाक करने में कामयाब हो जाएं और जितने मुग़वी वहां पर मौजूद हैं उनको बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।